अगर दिल्ली और उसके आसपास के लोग महसूस कर रहे हैं या उत्तर भारत में लोग महसूस कर रहे हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ये तस्वीरें देखकर आपको लगेगा चलिए हम बहुत बेहतर हैं। वो इसलिए क्योंकि तवांग की ये तस्वीरें आपकी रूह की हड्डियां भी कड़कड़ा देंगी। ये है वो तस्वीरें तवांग की जहां पर हर जगह बर्फ ही बर्फ है, झील जम चुकी है। अरुणाचल प्रदेश की ये तस्वीरें जो अभी आपको हम दिखा रहे हैं, तापमान माइनस में चल रहा है, नदी नाले सब कुछ जम चुके हैं। सर्दी का ये आलम है कि ऐसा लगता है कि बर्फ पत्तों से भी निकल रही है और यही स्थिति तवांग में है। आज वहां तापमान काफ़ी ज़्यादा कम रहा, 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका है, -6 डिग्री वहां पर रिकॉर्ड किया गया है टेम्परेचर। और ये आप देख रहे हैं तवांग की तस्वीरें जहां सब कुछ जमा हुआ है। ये है ठंड और अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में भी ठंड का असर दिखाई देगा। अभी तक अगर आप गुलाबी ठंड का मजा ले रहे थे तो अब जरा कड़कड़ाती ठंड के लिए तैयार हो जाइए। मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था और उस वक्त सरकार ने नोटबंदी के साथ साथ काले धन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ने की बात कही थी। काला धन बाहर जरूर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो प्रदर्शित करता है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार पर नकेल कस पाना आसान नहीं, लगता है कि नामुमकिन है। और वो इसलिए क्योंकि आप ये जानकर अचरज में रहेंगे कि काला धन पुराने नोटों में नहीं पकड़ा जा रहा, बल्कि काला धन नए नोटों में ज्यादा पकड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि नए नोट कहां से इतने मिल रहे हैं लोगों को जो करोड़ों की संख्या में जमा हो रहे हैं। हम और आप 24,000 रुपए भी एक हफ्ते में अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकाल पा रहे। ये कौन लोग हैं, इनकी कौन मदद कर रहा है जो करोड़ों रुपए नए नोट में निकाल रहे हैं और ये नए नोट पुलिस के द्वारा और तमाम एनफोर्समेंट एजेंसियों के द्वारा बरामद किए जा रहे हैं। ये सवाल खड़ा करता है आज कि क्या हमारे देश की तमाम एजेंसियां, तमाम प्रथाएं, तमाम कानून और व्यवधान बिल्कुल बेकार है। देखिए रिपोर्ट। आम आदमी एक एक नए नोट के लिए तरस रहा है। घंटों लाइन में रहने के बाद 4 या 5 नए नोट हाथ में आते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नए नोटों की जमाखोरी करने में लगे हैं। ये नोट इन्हें कैसे मिल रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो आम जन के जहन में घूम रहा है। गुजरात की सूरत में एक महिला समेत 4 लोग धर लिए गए और जब पुलिस ने तलाशी ली तो इनके पास 2,000 रुपए के 3800 नए नोट मिले, यानी पूरे 76 लाख रुपए। एक आदमी अगर एटीएम जाए तो तय सीमा के हिसाब से उसे 2,000 रुपए का सिर्फ एक ही नोट मिल सकता है, लेकिन इन जमाखोरों के पास पूरे 3800 नोट थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये लोग एक्सचेंज कर पैसों की डिलीवरी के लिए सूरत में कहीं जा रहे थे। अभी पूछताछ की है और जो कुछ भी वो जो रिजल्ट निकलेगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके पूछपरछ करके उसका जो भी कार्यवाही होगी वो करेंगे। मतलब साफ है, ये लोग कुछ लोगों को पुराने नोटों के बदले नए नोट दे रहे थे, लेकिन इन्हें इतने सारे नोट मिले कैसे, इसके बारे में कोई भी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। सूरत जैसी तस्वीर ही राजस्थान के कोटपुतली से भी सामने आई है, जहां पुलिस ने एक आरोपी से 88 लाख रुपए जब्त किए हैं। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि नए नोट हासिल करने के लिए कुछ लोग बैंक कर्मचारियों के साथ मिलीभगत में शामिल हो सकते हैं। इस बीच आयकर विभाग ने एक्सिस बैंक की चांदनी चौक शाखा से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। आयकर विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बैंक की चांदनी चौक शाखा में नोटबंदी के बाद से 450 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। आयकर विभाग के मुताबिक उन्हें ब्रांच में 15 फर्जी खाते भी मिले हैं, जिनमें 70 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके थे। एक्सिस बैंक की इस शाखा पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। इस मामले में बैंक के 2 मैनेजर और एक कंसल्टेंट को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो क्या वाकई अब बैंक कर्मियों के जरिए भी लोग काले धन को ठिकाने लगाने की जुगत में हैं? टीम न्यूज़ नेशन। जाहिर सी बात है, इसमें बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत अगर नहीं है तो ऐसा कैसे संभव है कि बड़े पैमाने पर करोड़ों की रुपए में नगदी मिल रहा है और वो भी नए नोट में। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे करप्शन और काला धन पर नकेल कसने की तमाम कोशिशों के बावजूद काला धन बड़े पैमाने पर निकल रहा है और ये नए नोट में है। बेंगलुरु में इस तरह की खबर सबसे पहले सामने आई, जहां पर 2000 के नए नोटों में 5.7 करोड़ यानी कि 6 करोड़ नए नोट मिले 2000 रुपए के। पुराने नोटों को 90 लाख रुपए की शक्ल में बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया 1 दिसंबर में।
विजयवाड़ा की बात करें, आंध्र प्रदेश, जहां 2 दिसंबर को 2000 के नए नोट में 31 लाख रुपए बरामद किए गए। ये कहां से आए थे भाई, इसकी जानकारी कहां से मिलेगी? संबलपुर, उड़ीसा में नए नोट में 85 लाख रुपए पकड़े गए। ये नए नोट कहां से आए थे और किसके लिए जा रहे थे, ये समझ पाना मुश्किल है। 4 दिसंबर को ही कर्नाटक के उडुपी में 2000 रुपए के नए नोट 71 लाख रुपए के बरामद किए गए। आप जरा सोचिए कैसे कैसे बरामदगी हो रही है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता में 2000 रुपए के नए नोट के 33 लाख रुपए बरामद किए गए। ऐसे ही आप चले आइए, उसके बाद फिर पणजी, गोवा, 8 दिसंबर 2000 रुपए के नए नोट 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। किसके पैसे थे, अभी तक इसकी जानकारी नहीं। चेन्नई, तमिलनाडु, 8 दिसंबर को 70 करोड़ रुपए बरामद किए गए और ये 70 करोड़ नए नोट थे, जिसमें कि एडीएमके का एक नेता भी शामिल है। तो क्या ये हम मान लें कि हमारे देश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक अमला नए नोटों का काला धंधा कर रहा है? यह वास्तविकता है। आइए अब जरा दिल्ली की बात करते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हमारा मशवरा है आपसे, आप मान लीजिए कि आप मरने के लिए पैदा हुए हैं। कम से कम हमारी सरकार तो यही मानती है। और मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अगर आप पेरिस में होते तो जो मानदंड होता है, जो आज दिल्ली में हवा का मानदंड है, उसके 1/4 पर पूरे पेरिस को बंद कर दिया गया और वहां पर 3 दिनों तक सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया गया और लोगों से कहा गया कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, गाड़ियों का इस्तेमाल मत कीजिए, पेरिस की हवा प्रदूषित हो रही है। इसके 4 गुना ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में आज है। दिल्ली की सरकार ने इसके बारे में कोई सुध नहीं लिया है। केंद्र सरकार इसके बारे में कुछ करने को तैयार नहीं है। आप सोचिए, पेरिस में क्या आम आदमी रहता है और राजधानी दिल्ली में क्या जानवर रहते हैं कि हमारी सरकार हम जैसे लोगों के बारे में सोचने को भी तैयार नहीं है। यह प्रदर्शित करता है कि हमारी सरकारें आज कितनी संवेदनहीन हो चुकी हैं। लोग मर रहे हैं, लोगों के फेफड़े काले हो रहे हैं। इससे तो बेहतर था कि लोग सिगरेट पीते। जिस तरह से आज दिल्ली में हवा का प्रदूषण है जो कि लोगों के फेफड़ों को काला कर रहा है, हमारी सरकारें वाकई में सो रही हैं। ये 2 तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं। एक तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण का स्तर 399 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब पहुंच चुका है। तो दूसरी तस्वीर पेरिस की है, जहां PM10 लेवल पर प्रदूषण सिर्फ 99 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब पहुंचा था और पेरिस में इस स्तर के प्रदूषण से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई। दिल्ली कैसे जहरीली हवा से बेहाल है, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए पेरिस ने कैसे प्रदूषण से टक्कर ली। पेरिस में फैले प्रदूषण की बड़ी वजह थी गाड़ियों से निकलता धुआं। इसी वजह से सबसे पहले पेरिस में बाइक शेयरिंग और इलेक्ट्रिक कार के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। साथ ही पेरिस मेट्रो समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 3 दिन के लिए फ्री कर दिए गए ताकि लोग अपनी गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें। पेरिस के बाद फ्रांस के एक और शहर लियोन में भी ऐसी ही स्कीम लागू की जाएगी। पेरिस में प्रदूषण इस कदर बढ़ गया था कि पेरिस की शान कहे जाने वाले आईफिल टावर भी धुएं के चलते धुंधला नजर आने लगा था और जहरीली हवा से बच्चों को बचाने के लिए खास गाइडलाइन जारी कर दी गई। प्रशासन का कहना है, जब तक प्रदूषण का स्तर 80 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब नहीं आ जाएगा, तब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। पेरिस को तो बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन दिल्ली का मानो किसी को ख्याल नहीं है। ये सवाल जब न्यूज नेशन ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे के सामने रखा, तो खुद मंत्री जी ने कबूला कि दिल्ली में हवा में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। कभी भी हमारे प्रदेश का और दिल्ली का औसत से कम, या जिसे हम अच्छा कहते हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं है। हम हमेशा पुअर और सीवियर इसी कैटेगरी के अंदर 70% रहे। तो वातावरण तो दिल्ली का बहुत ख़राब है। इसको लेकर के अहम कोशिश करने की ज़रूरत है, बहुत कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर सरकार ये समझती है तो फिर इंतजार किस बात का है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार 2 बार ऑड इवन लागू कर मानो दिल्ली को भूल गई। प्रदूषण के साथ ही साथ बढ़ता कोहरा दिल्ली में दम घोट रहा है, लेकिन सीएम साहब सियासी दाव पे चलाने में मशरूफ हैं। सवालों के घेरे में केंद्र सरकार भी है, जो हालात को समझते हुए भी राज्य सरकार पर ही जिम्मेदारी डाल रही है। करना अंतोगत्वा राज्य को है, लेकिन करने की एक शर्त है ना, करने के लिए टेबल पे बैठना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री ये भी मानते हैं कि अगर सही दिशा में सही पहल की जाए तो दिल्ली की हवा को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली को जहरीली हवा से बचाने की पहल करेगा कौन। तमाम मुश्किलों का हल निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।
और यही राजनीतिक इच्छा शक्ति कम से कम हमारे देश में तो नहीं है। दिल्ली का ये हाल है, जरा सोचिए, और यहाँ कोई सोचने को तैयार नहीं है। हम आपको दुनिया के दूसरे देशों की राजधानियों का स्थिति दिखाते हैं। बीजिंग में जब 2013 में स्थिति ऐसी विकट हुई थी तो उस वक्त बीजिंग ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए तमाम कदम उठाए थे और देश को एकत्रित करने के लिए और खास करके बीजिंग को प्रदूषण रहित करने के लिए यह कदम कारगर रहे और बीजिंग आज काफी बेहतर है पहले के मुकाबले। बीजिंग क्यों, लंदन की बात कीजिए। लंदन में भी स्थिति कुछ इसी तरीके से रही। लंदन में जब प्रदूषण बहुत बढ़ गया था 1992 में तो 52 में, तो उस वक्त लगातार सरकारों ने कोशिश की और उसके बाद से लगातार लंदन को प्रदूषित रहित करने की पूरी कोशिशें आज भी अमली जामा पहनाई जा रही हैं। लेकिन दिल्ली में तो लोग मरते हैं तो मरें, राजनीति होती रहेगी। कभी केंद्र सरकार, कभी राज्य सरकार, मरता है तो एक आम आदमी। क्या इसकी आवाज कोई सुनने को तैयार है? आइए ले चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल, जहां पर ऐसा लगता है कि सेना के ऊपर भी राजनीति होती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने खत लिखा। खत में मनोहर पर्रिकर ने लिखा कि सेना पर उनके जो बयान हैं उसे वो बड़े आहत हैं और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ऐसे बयानों से बचें। लेकिन ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि सेना का बेजा इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। बताइए, हमारी सेना को भी अब राजनीतिज्ञ बख्श नहीं रहे हैं। हमारी सेनाएं, हमारे अर्धसेना बल विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में है। हमें गर्व होना चाहिए और हमारा ये दायित्व है, जिम्मेवारी है कि हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कुछ ना ऐसा कहें, ना कुछ ऐसा करें जिससे हमारे सैनिकों का मनोबल घटता हो। So this is mere farce to give some pressure, mental pressure on Mamata Banerjee. कश्मीर की जनता को आतंकवादियों की गोलियों से बचाने के लिए सुरक्षा बल अपनी जान से खेलते हैं, लेकिन जब जिन लोगों को बचाने के लिए सुरक्षा बल अपनी जान को दांव पर लगाते हैं वही आतंकवादियों को बचाने के लिए सामने आ जाएं और सुरक्षा बलों के सामने आकर सुरक्षा बलों पर ही पत्थर फेंकने लगे, तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अनंतनाग की ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में 48 घंटों तक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी गई। वजह थी अरवानी में छिपे 3 आतंकी जिनकी खबर सेना को मिल गई थी और सेना ने आतंकियों के इस हाइडआउट को चारों तरफ से घेर लिया था। आतंकी सरेंडर को तैयार नहीं थे। उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई और जब जवाबी फायर किया गया तो 3 आतंकी उसमें ढेर हो गए। लेकिन इस एनकाउंटर की एक और तस्वीर भी थी। वो तस्वीर जो सवाल पूछती है कि आखिर आतंकी की मदद क्यों? न्यूज़ नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक अरवानी में मारे गए तीनों आतंकी स्थानीय थे और जैसे ही स्थानीय लोगों को यह खबर मिली तो वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जरा सोचिए हमारे देश के ये बहादुर जवान किस पसोपेश में फंसे रहे होंगे। एक तरफ हाथों में AK-47 जैसे हथियार थामे खतरनाक आतंकियों से लोहा लेना था, तो दूसरी तरफ उन लोगों के पत्थरों का भी सामना करना था जिन पर गोली तो दूर, जवाब में पत्थर भी बरसाए नहीं जा सकते। साफ है कि सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाने वाले आतंकियों के भाग निकलने के लिए रास्ता बनाना चाहते थे। इस टकराव में तकरीबन दर्जन भर लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऐसी ही एक घटना सितंबर में हुई थी जब मिनी सेक्रेटेरिएट में आतंकी घुस गए थे, लेकिन सेना ने तब भी संयम बरता था और इस बार भी। बावजूद इसके अलगाववादियों और पाकिस्तान परस्तों के इशारे पर गुमराह होकर कुछ नौजवान अपनी ही सेना और अपने ही मुल्क के खिलाफ आवाज उठाकर सिर्फ और सिर्फ आतंक को ही बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे साउथ कश्मीर में आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा दिन रिस्ट्रिक्शंस लागू की। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर।